Okay. ओके, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है बच्चों। पंचिंग और ब्लैंकिंग हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं, मेटल फार्मिंग, और मेटल फार्मिंग में सीट मेटल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और सीट मेटल ऑपरेशन में हम लोग बात कर रहे हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग की। जब आप बात करते हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों जो बताया कि अगर आप पंचिंग बात करते हैं तो जब होल को वर्कपीस मानते हैं, डिस्क को स्क्रैप मानते हैं, तो वो पंचिंग कहलाता है। और जब डिस्क को वर्कपीस मानते हैं, होल को स्क्रैप मानते हैं, तो वो ब्लैंकिंग कहलाता है। क्लियरेंस प्रोवाइड करते समय चूंकि होल वर्कपीस है तो होल का साइज पंच के साइज के बराबर होगा, तो क्लियरेंस हम डाई में प्रोवाइड करते हैं, क्लियरेंस हम डाई में प्रोवाइड करते हैं। और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो डिस्क है वो वर्कपीस है। डिस्क हमेशा पंच के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा आता है। जब डिस्क पंच के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा आता है तो फिर अगर मुझे डिस्क चाहिए 20 mm का, तो मैं पंच 20 mm का बना दूंगा, तो फिर मेरे डिस्क का साइज बड़ा हो जाएगा। इसीलिए वहां पे क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं पंच के ऊपर। यही बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, इस तरीके से दिखाया भी था, इस तरीके से दिखाया भी था। अब इसको अगर वर्ड में लिखना चाहे, इसको अगर लिखना चाहें तो बच्चों ये लाइन आप याद रखिएगा। ओके, तो क्या ये डिलीट भी नहीं होगा क्या? ये क्या हो रहा है? चलो इनको सबके किनारे भेज दो। ओके, ये तो हट जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो इसको मैं अगर एक लाइन में बच्चों लिख दूं, एक लाइन पे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? इन पंचिंग ऑपरेशन नोट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चों पूछा जाता है, यह क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो इन पंचिंग ऑपरेशन नोट, इन पंचिंग ऑपरेशन punch is exact, in punching operation punch is exact, so अगर पंच एग्जैक्ट का मतलब जो होल का डाया वही पंच का डाया, जो होल का डाया वही पंच का डाया, मतलब पंच इज एग्जैक्ट। सो क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ओवर द डाई या ऑन द डाई। सो clearance is provided over the die, clearance is provided over the die, and जो एंगल ऑफ शियर, अभी आगे बताऊंगा एंगल ऑफ शियर क्या होता है डिटेल से, बट यहां पर चूंकि लाइन एक साथ है तो लिख लीजिए, एंगल ऑफ शियर इज प्रोवाइडेड ओवर द पंच and angle of shear is provided over the punch, over the punch। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन,
In punching operation, punch is exact, so clearance is provided on the die. So clearance is provided on the die, and the angle of shear is provided over the punch. एंगल ऑफ शेयर इज प्रोवाइडेड ओवर द पंच. जिसमें क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं उसके अपोजिट वाले में एंगल ऑफ शेयर प्रोवाइड करते हैं. एंगल ऑफ शेयर का भी कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा, पहले इसको सुन लो डिटेल से. नोट नंबर 2 इसी का जस्ट उल्टा. इसी के नीचे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन, इन ब्लैंकिंग operation, in blanking operation, die is exact. In blanking operation, die is exact, so clearance is provided, clearance is provided over the punch, over the punch, and angle of shear is provided. कहां होगा? अगर आपने क्लियरेंस पंच में प्रोवाइड कर दिया तो फिर एंगल ऑफ shear कहां प्रोवाइड करोगे? एंड एंगल ऑफ shear is provided over the die. Angle of shear is provided over the die. अब बात क्लिस्टर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर पंचिंग ऑपरेशन है तो पंच एग्जैक्ट है, पंचिंग ऑपरेशन है तो पंच एग्जैक्ट है. क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे डाई में, और जब क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे डाई में तो एंगल ऑफ शेयर इज प्रोवाइड करोगे पंच पे, एंगल ऑफ शेयर प्रोवाइड करोगे पंच पे. अगर ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, अगर ये ब्लैंकिंग ऑपरेशन है तो डाई एग्जैक्ट होती है. कौन एग्जैक्ट होती है? डाई एग्जैक्ट होती है. सो क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पंच, और अगर क्लियरेंस पंच में प्रोवाइड किया है तो फिर एंगल ऑफ शेयर इज प्रोवाइडेड ओवर द डाई, एंगल ऑफ शेयर प्रोवाइडेड ओवर द डाई. बात क्लिस्टर क्लियर? बात क्लिस्टर क्लियर? बोलो बच्चों, बात क्लिस्टर क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात. ये बात क्लियर हो गई. अब ये जो क्लियरेंस का भूत है, क्लियरेंस देते कैसे हैं? क्लियरेंस 2-3 तरीके की बात करता है. जनरली क्वेश्चंस में क्लियरेंस दिया होता है एज ए परसेंटेज ऑफ थिकनेस, कि थिकनेस का इतना परसेंट क्लियरेंस है, थिकनेस का इतना परसेंट क्लियरेंस है. तो अब सुनिए मेरी बात को, आगे की कहानी, आगे की कहानी. पहला आपका कह सकता है क्लियरेंस इज X% of thickness. क्लियरेंस इज X% ऑफ थिकनेस. अगर क्लियरेंस थिकनेस का X% है तो इसका मतलब C इज इक्वल टू, C इज द क्लियरेंस, C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू X% ऑफ थिकनेस T, X% ऑफ थिकनेस T. और अगर मैं कह दूं
कि सर T इज इक्वल टू 20 mm है या 10 mm है, जो भी आप लेना चाहे, 20 mm है, तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू x% का मतलब C, मान लीजिए C इज इक्वल टू 2% ऑफ थिकनेस है या 1% ऑफ थिकनेस है, तो क्या होगा? 2/100 मल्टीप्लाइड, कितने mm की सीट है? कितने mm की सीट है? 20 mm की सीट है, 20 mm की सीट है, तो 2 से 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी 0.4 mm क्लियरेंस आया। क्या हो रहा है? 0.4 mm क्लियरेंस आने वाला है, 0.4 mm क्लियरेंस आने वाला है। अब इसका दुगना रखना है। अब आपको डायमीटर कुछ दिया होगा, कुछ निकालना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो C यहां से निकल गया, 2C रखना है, आप कैलकुलेट कर दोगे। अगर कभी कभी इस तरह नहीं दिया होता है तो एक सिंपल फार्मूला होता है, उस फार्मूले से क्लियरेंस को निकाल लिया जाता है। वो फार्मूला क्या है बच्चों? C इज इक्वल टू, अगर ना दिया हो तो कभी कभी इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, 0.0032 T अंडर रूट टाउ एस। अंडर रूट टाउ एस का मतलब दैट इज द शियर स्ट्रेस। अंडर रूट टाउ एस का मतलब दैट इज द शियर स्ट्रेस, दैट इज द शियर। इससे कैलकुलेट करके थिकनेस आप निकाल सकते हो। और ये थिकनेस टाउ एस किस में होगा बच्चों? मेगा पास्कल में। और थिकनेस किस में होगी? mm में। थिकनेस किस में होगी? mm में। तो थिकनेस दिया होगा, टाउ एस क्वेश्चन में पता होगा, तो वहां से क्लियरेंस निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्लियरेंस को निकाल सकते हैं, क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच पर। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच पर सुनिएगा जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच पर जरा इसकी भी बात कर ले, जरा इसकी भी बात कर ले। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच की। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर ऑन पंच। सुनिए, आपने कभी रियल जूस देखा है? आप कहोगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजाक कर रहा। आपने रियल जूस का पैकेट देखा है? रियल जूस सबके घर में आता होगा, सब लोगों ने रियल जूस पिया होगा। फ्रूटी का पैकेट देखा है? टेट्रा शेप में होती है कुछ। मान लो ये रियल जूस है, मान लो ये रियल जूस का पैक है। मान लो ये रियल जूस का पैक है। इस रियल जूस जो कि पैक है, यही ऐसा ही कुछ पैक होता है रियल जूस का। ये आपके पास जूस है और इस जूस में यहां पे होता है होल, यहां पे होल होता
है जिससे आपको पीने के लिए स्ट्रॉ दिया जाता है, और उस स्ट्रॉ को आपके पास ये है सीट, और आपके पास एक स्ट्रॉ दिया जाता है। स्ट्रॉ आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा। कुछ ऐसा स्ट्रॉ बना होता है। इस स्ट्रॉ को लेकर के आप इस पर लगाते हो। ये नीचे जरा देख रहे हो स्ट्रॉ के डिजाइन, ये बना हुआ है। इस पर आप लगाते हैं स्ट्रॉ को, इस पर आप लगाते हैं, जो होल बना है इस पर स्ट्रॉ को लगाते हैं। ये जो दिया गया है ना, यही सीयरिंग है। अगर ऐसा ना बना हो, स्ट्रॉ सीधा बनाओ, ये डिजाइन इसके बनाने का कुछ कारण हो। इसी को मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, पंच है। ये क्या है, पंच है। ये क्या है, पंच है। अगर ये पंच है, अगर ये पंच है तो दो चीजें हैं। आपके पास मान लीजिए ये ऐसा ना बना होता और आपके पास ये सीट बनी होती। क्या बनी होती, सीट बनी होती मेरे बच्चों। आपके पास यहां पे सीट होती, मान लीजिए ये सीट होती, और इस पर आपके पास पंच सीधा होता। क्या होता, पंच सीधा होता। तो ऊपर से आप इस पे पंच लाते, पंच का कलर चेंज कर दो, ऊपर से इस पर आप पंच लाते, ऐसे पंच आता, इस पर घुसता, यही होता। पंच का हाल यही होने वाला है। पंच इस पर आता और इस पर ये पंच आता, पूरा पंच घुस जाता, ऐसे पंच आता ना इस पर। और जब ये पंच आता तो यहां पर ये सीयरिंग करके ये ऐसे नीचे की तरफ लाता ना इसको। कुछ ऐसा बनाने वाला था ये जो बनता, ये सीट है बच्चों, ये पूरी सीट है, ये सीट है। इस पर ये पंच आया, इस पर कौन आया, पंच आया, और पंच पर ऊपर से आपने लगाया फोर्स एफ। पंच पर ऊपर से आपने लगाया फोर्स। जब ये पंच पूरा का पूरा पंच इस पर आके टकराएगा तो पूरा एरिया, इतना एरिया एक साथ कांटेक्ट में आने वाला है, इतना एरिया एक साथ आने वाला है। अभी आपके पंच पर कोई भी शियर एंगल प्रोवाइडेड नहीं है, कोई भी शियर प्रोवाइड नहीं है। व्हेन नो शियर ऑन द पंच, व्हेन नो शियर ऑन द पंच, अभी पंच पर कोई भी शियर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी पंच पर कोई भी शियर प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो ये ऊपर से लगाया फोर्स एफ, और जो इसका कांटेक्ट एरिया है वो क्या है, ए है। वो क्या है, ए है। अब आपको पता है कि जब जो प्रेशर फोर्स लगाओगे, मतलब यहां पे प्रेशर लगाओगे, तब जाके ये नीचे की तरफ आएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ बाई ए। प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। कांटेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस केस में कांटेक्ट एरिया, भाई अगर आपको फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा तब तो ये टूटेगा। कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तब जाके प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा उतना आपका प्रेशर कम होगा। ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अब आपने क्या किया, एक बच्चे ने सीधा वाला लगा दिया, दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं, इसको थोड़ी ना लगाएंगे, मैं पंच ऐसा बनाऊंगा ही नहीं। मैं पंच कैसा बनाने वाला हूं, मैं जो पंच बनाने वाला हूं, मेरा जो पंच आने वाला है वो ऐसा होगा।
मेरा जो पंच आने वाला है वो ऐसा होने वाला है। कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है। मेरा जो पंच आने वाला है वो ऐसा आएगा बच्चों। मैं ऐसा पंच नहीं बनाऊंगा जैसा पंच आपने बना दिया है। मैं ऐसा पंच बनाऊंगा ही नहीं जैसा पंच आपने बना दिया। उसने कहा भाई मेरा पंच जो होगा वो ऐसा होगा। मेरा पंच ऐसा होगा, मैं वैसा पंच ही नहीं बनाऊंगा। और जब वो ऐसा पंच लगाएगा, जब वो ऐसा पंच लगाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब उसकी वर्कपीस कांटेक्ट में कैसा आएगी? मान लो ये वर्कपीस यहां से आएगी, वर्कपीस यहां से कांटेक्ट में आएगा और वर्कपीस यहां से मुड़ के कुछ ऐसा मान लीजिए। अच्छा, इसको हाथ से बना देता हूं। अब ये पॉइंट सॉरी, अब यहां पॉइंट कांटेक्ट में आएगा और ऐसे मुड़ करके सीट को ऐसे बना देगा। ऐसा कांटेक्ट में आएगा, ऐसा ही कांटेक्ट में आएगा ना। और जब ये ऐसा कांटेक्ट में आया तो पंच के साथ इसने इसने यहां से, अब कैसा कांटेक्ट है? पॉइंट कांटेक्ट है। और ये जो आपको दिखाई पड़ने वाला है इसको बोलते हैं शियर एंगल फाई। इसको क्या बोलते हैं? शियर एंगल थीटा। और ये है शियर की स्ट्रेंथ एस, जितना आपने इसको शियर दिया। अब यहां पे कैसा कांटेक्ट होने वाला है बच्चों? अब यहां पे जो कांटेक्ट होने वाला है वो टिप के रूप में, पॉइंट के रूप में कांटेक्ट होने वाला है। यहां पे देखिए, इस केस में P इक्वल टू एफ बाई ए जब आप लिखोगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। इस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जल्दी होल कर देगा। यही कारण है जो स्ट्रॉ है वो किनारे पर नुकीले बनाए जाते हैं ताकि पॉइंट कांटेक्ट करके जल्दी से होल कर दे। ये जो एंगल प्रोवाइड किया गया इसी को शियर ऑन पंच कहा गया, इसी को शियर ऑन पंच कहा गया। तो इसका पर्पज क्या है? शियर एंगल देने का इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज क्या है शियर ऑन पंच देने का? टू लोअर डाउन फोर्स, फोर्स को कम करने के लिए, फोर्स गिव शियरिंग ऑन पंच, गिव शियर ऑन पंच। जो फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को कम करने के लिए हम पंच में क्या प्रोवाइड कर देते हैं? शियर प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पर शियर ऑन पंच में ये जो है ये है शियर ऑन पंच, शियर ऑन पंच। ये जो थीटा है दैट इज द शियर एंगल, दैट इज द शियर एंगल। ये जो थीटा है ये क्या है? यही है शियर एंगल। यही क्या है? ये है शियर एंगल। ठीक है, यस क्या है? शियर ऑन पंच है, और थीटा क्या है? शियर एंगल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, यस क्या है? शियर ऑन पंच है, और ये डायमीटर के बराबर है। तो आप इसको कह सकते हैं, अगर मैं इसको नए पेज पे बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नए पेज पे आप इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे बना दूं, ये आपके इसका डायमीटर है,
ये आपकी इसका डायमीटर है, ये यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये एस है, और ये एंगल थीटा है, ये डायमीटर डी है, ये डायमीटर डी है। तो इसी को कहते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू यस अपान डी के बराबर। tan थीटा इज इक्वल टू यस अपान डी के बराबर। tan थीटा इज इक्वल टू यस अपान डी के बराबर। क्लियर है? यस अपान डी के बराबर, ठीक है, यस अपान डी के बराबर। कभी कभी एक फार्मूला पूछता है, कभी कभी एक फार्मूला पूछता है कि जब फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होगा पंचिंग और ब्लैंकिंग के केस में। तो शियर समझ में आ गया, शियर समझ में आ गया, शियर ऑन पंच, शियर ऑन पंच समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर फोर्स कभी पूछ ले तो फोर्स भी बता देता हूं। फोर्स रिक्वायर्ड ऑन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। फोर्स रिक्वायर्ड ऑन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। पंचिंग और ब्लैंकिंग के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो कुछ नहीं, जो शियर स्ट्रेस लगने वाली है इनटू एरिया ऑफ द कट। एक तो सिंपल फार्मूला ये है, एक तो सिंपल फार्मूला ये है। तो फोर्स F इज इक्वल टू टाउ एस, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो टाउ एस इंटू एरिया ऑफ कट, टाउ एस इंटू एरिया ऑफ द कट। और एरिया किसके बराबर होगा? पाई इंटू डी इंटू टी के बराबर। तो F इज इक्वल टू टाउ एस इंटू पाई इंटू डी इंटू टी के बराबर, पाई इंटू डी इंटू टी के बराबर। और पाई डी क्या है? दैट इज द पेरीमीटर। पाई डी क्या है? दैट इज द पेरीमीटर। तो इसी को कभी कभी लिखा जाता है एफ इज इक्वल टू टाउ एस इंटू पी इंटू टी, टाउ एस इंटू पी इंटू टी, सी, ठीक है, टाउ एस इंटू पी इंटू टी, ठीक है। इसके आगे भी होता है पेनिट्रेशन अपान शियर ऑन पंच, बट उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं। पेनिट्रेशन अपान शियर ऑन पंच करके करते हैं, बट उसको कंसीडर नहीं करता हूं। पी का मतलब पेरीमीटर, पी का मतलब पेरीमीटर, पी का मतलब पेरीमीटर, ठीक है, पी का मतलब पेरीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी दो केस बनते हैं, बट उसको यहां पे नहीं लेते हैं, कोई मतलब नहीं उसको लेने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं उसको लेने का, ठीक है। फॉर सर्कुलर, और याद रखिएगा पी की अगर वो फॉर सर्कुलर होल, अगर वो सर्कुलर होल है तो पी की वैल्यू पाई इंटू डी के बराबर होगी। पी की वैल्यू किसके बराबर होगी? पाई इंटू डी के बराबर होगी। अगर वो रेक्टेंगुलर होल है, फॉर रेक्टेंगुलर होल, अगर वो रेक्टेंगुलर होल है तो पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरे बच्चों? पी की वैल्यू 2a प्लस बी के बराबर हो जाएगी। पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2a प्लस बी के बराबर हो जाएगी। अगर वो स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल है, तो P की वैल्यू 4 इंटू ए के बराबर हो जाएगी। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो ऐसे P को निकाल सकते हैं आप, ऐसे P को निकाल सकते हैं आप। तो इसे कहते हैं, अगर फार्मूले के रूप में कभी आ जाए तो ये निकाल दीजिएगा फोर्स निकालने के लिए। कभी कभी पंच लोड को फार्मूला पाई डी टी आपने निकाला, पाई डी टी इंटू ये, अगर लोड का है तो यहां ब्रैकेट में पेनिट्रेशन इंटू शियर ऑन पंच के रूप में भी लिखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहां नहीं है, आपको उतना डिटेल मैथ में जाना नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया। अगर न्यूमेरिकल में कहीं होगा तो वहां लिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात?
अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें पढ़ा देता हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट और इसमें पढ़ा देता हूं आपको पंचिंग और ब्लैंकिंग में। पंचिंग और ब्लैंकिंग में एक कॉन्सेप्ट और आपको पढ़ा देता हूं, वो भी शायद कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो उसको भी सुन लीजिए यहीं पर, उसको भी सुन लीजिए आप यहीं पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई सीट है, अब मैं जरा सीट को थोड़ा सा बड़े साइज की बनाने की कोशिश करता हूं, बड़े साइज की सीट को बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास यह सीट है, दिस इज द सीट, ये आपके पास सीट अवेलेबल है। इस सीट पर आपने ऊपर से क्या किया, ऊपर से आपको इसमें होल करने की कोशिश कर रहे हो और आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक जो है दिस इज द सीट थिकनेस, ये क्या है, ये है सीट की थिकनेस, ऊपर से नीचे तक ये है थिकनेस ऑफ सीट। मैं थोड़ा सा इसलिए ज्यादा ले रहा हूं कि आगे का मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकूं। इस सीट पर आपको होल करना है, ऊपर से पंच मारते हो, ऊपर से क्या मारते हो, पंच मारते हो। जब ऊपर से पंच आएगा, मान लीजिए कि ऊपर से आपने पंच को लाया, जब ऊपर से पंच लाओगे तो वो पंच आ करके इस सीट से सबसे पहले मान लो टकराया, इस सीट से सबसे पहले मान लो टकराया, ठीक है। इस सीट से सबसे पहले टकराया, तो टकराते ही सीट में पहले क्या होगा, जैसे ही वो सीट से टकराएगा सबसे पहले वो सीट में क्या करेगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिटेड वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो फिर उसमें फ्रैक्चर स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि ऊपर से आपने पंच लाया, मैं ऊपर पंच भी हल्का सा बना देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर कहां है पंच। मान लीजिए कि ये पंच है, मान लीजिए कि ये क्या है, पंच है, ऊपर से आपने पंच को लाया, ये पंच है। अब ये पंच जब आएगा तो ये पंच सबसे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा ना। मान लीजिए ये पंच आया और ये पंच सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले पंच ने किया इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सबसे पहले पंच ने किया इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये पंच करेगा सबसे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा। तो ये पंच मान लीजिए यहां से चला और यहां तक की डिस्टेंस में उसने इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया, यहां से चला और यहां से यहां तक में उसने क्या किया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया, ठीक है। क्या किया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया। जब उसने इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया तो ये अगर आप यहीं से पंच हटा लोगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए, लेकिन आपको वापस तो जाना नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस पर लगातार फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो। तो आफ्टर सर्टेन वैल्यू इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ये पंच करेगा क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद इसने किया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसके बाद इसने किया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मान लीजिए कि इसने यहां के बाद यहां तक किया इसने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक इसने किया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जहां से जहां तक ये है इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
जहां से जहां तक इसने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया, जनरली उस डेप्थ को बर्निश डेप्थ कहा जाता है। उस डेप्थ को बर्निश डेप्थ कहा जाता है। तो यहां से ये डिस्टेंस इसकी कहलाएगी बर्निश डेप्थ, और इसके ऊपर वाली ये डिस्टेंस कहलाएगी, चूंकि ये लोड हटा लोगे तो ये वापस जा सकता है, इसलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कहा जाता है रोल ओवर डेप्थ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, इस डिस्टेंस को कहते हैं रोल ओवर डेप्थ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रोल ओवर डेप्थ, क्योंकि लोड को हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस चला जाएगा। जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जहां प्लास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म होता है, उसको बोलते हैं बर्निश डेप्थ। तो ये क्या कहलाएगी? ये डेप्थ जो है, ये कहलाएगी बर्निश। तो ये डेप्थ, यहां से यहां तक की डेप्थ कहलाएगी बर्निश डेप्थ। अब आप इसके बाद अगर और लोड लगाए रहोगे या और पंच लोड लगाएगा तो इस लाइन के बाद यहां से फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इस लाइन के बाद यहां से क्या होगा? फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की डेप्थ को, यहां से यहां तक की डेप्थ को, ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर डेप्थ। फ्रैक्चर डेप्थ। तो ये है रोल ओवर डेप्थ, जहां इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इन रोल ओवर डेप्थ देयर इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्राइमरली इलास्टिक, इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। रोल ओवर डेप्थ में क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक स्ट्रेन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बिगिनिंग में, शुरुआत में, जिसे बर्निश डेप्थ कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसे बर्निश डेप्थ कहते हैं, ठीक है। और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद यहां से फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? फ्रैक्चर डेप्थ कहते हैं। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल अगर मिला दें, कौन सी? रोल ओवर डेप्थ, रोल ओवर डेप्थ एंड बर्निश डेप्थ, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, इसी को पेनिट्रेशन कहा जाता है। पेनिट्रेशन डेप्थ, इसी को क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ। तो ये क्या हो गई? पेनिट्रेशन डेप्थ हो गई। ये क्या हो गई? पेनिट्रेशन डेप्थ हो गई, और पेनिट्रेशन डेप्थ हो गई। आफ्टर पेनिट्रेशन क्या होगा? मटेरियल में शियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, शियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, शियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शेयरिंग के बाद आपको यहां पर ये जो लाइन ऊपर से आई है, ये ऐसे तिरछा दिखाई पड़ रही है ना। ये जो तिरछा लाइन दिखाई पड़ रही है मेरे बच्चों, ये जो तिरछा लाइन दिखाई पड़ रही है, ये शेयरिंग की वजह से हो रहा है। इस एंगल को फ्रैक्चर एंगल कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? ये जो एंगल दिखाया गया है यहां पर, इतना जो एंगल दिखाया गया है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर एंगल। इसको क्या बोलते हैं?
फ्रैक्चर एंगल, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर एंगल। ठीक है, ये यहां से इस तरीके से बन के निकल के आता है। ये बर्रे वर्रे बन के निकल आती है ना, फ्रैक्चर होते समय बर्रे बन के निकलती हैं, बर्र जो साइड में रहती हैं। तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, नहीं दिख रहा कि बढ़ के डिस्क की साइज बढ़ के निकल के आएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसको ब्रेक आउट डायमेंशन मतलब जहां से वो टूट के गिरेगा उसकी एक्चुअल डायमेंशन ये होने वाली है। ये इसकी बर्निश डायमेंशन कहलाएगी। ये इसकी क्या कहलाएगी? बर्निश डायमेंशन कहलाएगी। ये इसकी कहलाएगी बर्निश डायमेंशन। दैट इज द बर्निश डायमेंशन। बर्निश डायमेंशन ऊपर वाली कहलाएगी और नीचे वाली क्या कहलाएगी? ब्रेक आउट डायमेंशन। ब्रेक आउट डायमेंशन। और देखिए जो ब्रेक आउट डायमेंशन है वो बर्निश डायमेंशन से ज्यादा है। इसी ब्रेक आउट डायमेंशन की वजह से जो डिस्क निकल के आती है वो बड़े साइज की निकल के आती है। इसी ब्रेकआउट डायमेंशन की वजह से जो डिस्क निकल के आती है मेरे बच्चों, वो बड़े साइज की डिस्क निकल के आती है। किस साइज की? बड़े साइज की डिस्क निकल के आती है। बड़े साइज की डिस्क निकल के आती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो इसको फिर से सुनिए। इसको कहते हैं रोल ओवर डेप्थ, इसको कहते हैं बर्निश डेप्थ, टोटल को कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, इसको कहते हैं फ्रैक्चर डेप्थ, इसको कहते हैं फ्रैक्चर एंगल। और ये जितना डक्टाइल मटेरियल होगा ना उतना ही ज्यादा ये डायमेंशन बड़ी, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल। तो डक्टाइल मटेरियल जितना बड़ा, जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा फ्रैक्चर एंगल आपको देना पड़ेगा। मोर डक्टाइल मटेरियल, more shear angle will be larger, the fracture angle will be provided. Larger the fracture angle will be provided. तो जितना ज्यादा फ्रैक्चर एंगल, जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ही ज्यादा फ्रैक्चर एंगल। ठीक है, तो मोर डक्टाइल मटेरियल, मोर डक्टाइल material larger the fracture angle, larger the fracture angle, larger the fracture angle। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज साइज का बर्रे ज्यादा, और डक्टाइल मटेरियल होगा तो बर्रे जो होगी ज्यादा बड़ी साइज। जो बर्रे का मतलब किनारे एकदम ऐसे ऐसे रेसे रेसे निकल के होते हैं ना, तो जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ही उसमें बर्रे ज्यादा एकोमोडेट करेंगे। लार्ज साइज का क्लियरेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए क्लियरेंस डक्टाइल मटेरियल में ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ सकता है और ब्रिटल मटेरियल में कम प्रोवाइड करना पड़ता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। दिस इज द कंप्लीट पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। इतना पंचिंग और ब्लैंकिंग आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। जितना मैंने आपको पंचिंग और ब्लैंकिंग बताया है इतना कोई आपको बताने वाला। इतना कर लीजिए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब इसके आगे कहानी जो थोड़ा पीपीटी पेपर लिखा हुआ है वो सुन लीजिए। पियर्सिंग आर पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग आर सीयरिंग ऑपरेशन। सीयरिंग होता है। इन ब्लैंकिंग, पीस बीइंग पंच्ड आउट become the workpiece and any major burr or undesirable features should be left on the remaining strip। जो बर्रे वगैरह होती है वो स्ट्रिप में बची रहती है, वर्कपीस के रूप में डिस्क जो आती है वो बाहर निकल के आ जाती है। क्लियर है? इन पंचिंग ऑपरेशन पंच आउट इज स्क्रैप, जो बाहर निकल के आता है वो स्क्रैप है। एंड द रिमेनिंग स्ट्रिप जो बचती है, जो होल में बनता है, वो वर्कपीस है। बोथ डन ऑन द सेम फॉर्म मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रेस के थ्रू दबा करके सेम प्रोसेस से करते हैं, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये देखिए मैंने बताया है, ये देखिए मैंने बताया है। ठीक है, ये सब बता चुका हूं। डाई क्या है सब में सब बता चुका हूं बच्चों, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर से करने के लिए देखिए, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, यहां पर पंचिंग और ब्लैंकिंग मैंने जो आपको बताया है कि मैंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रिप कट के बाहर आएगी ना, वो आपका जो स्ट्रिप कट के बाहर आएगी
इसमें जो स्ट्रिप, इसमें एरो यहां बनाने का मतलब यह हुआ कि जो इससे बट कट के बाहर है, इसमें जो कट के बाहर है, यहां बनाने का मतलब कंफ्यूज मत होना हो जाना कि होल यूज का, नहीं, जो कट के बाहर आएगा ये है आपका वर्क पीस। एक्चुअली ये है आपका वर्क पीस। इसमें ये सीट वर्क पीस कहा, मतलब ये होल वर्क पीस है, ये होल वर्क पीस है। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, बात क्लियर है? ठीक है, ये देखिए, ये क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है, ये क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है, ब्लैंक, डाई, पियर्सिंग, बंचिंग सब बता दिया मैंने। क्लियरेंस, डाई ओपनिंग मस्ट बी लार्जर देन द पंच, नोन एज क्लियरेंस, मतलब डाई की ओपनिंग पंच से ज्यादा होनी चाहिए। जो पंच का साइज है वो साइज ऑफ द होल के बराबर है, ये होता ही है। जो डाई है वो पंच की साइज प्लस 2 क्लियरेंस पंचिंग ऑपरेशन में, पंचिंग ऑपरेशन में, ठीक है, ठीक है। रिमेंबर, इन पंचिंग ऑपरेशन पंच इज करेक्ट साइज, इन पंचिंग ऑपरेशन जो पंच होगा वो करेक्ट साइज का होगा, मैं पीछे लिख चुका हूं इंपॉर्टेंट नोट। ब्लैंकिंग में जो डाई का साइज है वो साइज ऑफ द प्रोडक्ट होगा, जो डाई का साइज है वो साइज ऑफ द प्रोडक्ट होगा, वही जो डिस्क बन के आई थी। और पंच का साइज है जो डाई के साइज -2 इंटू क्लियरेंस होगा। रिमेंबर दैट इन ब्लैंकिंग डाई साइज विल बी द करेक्ट, डाई साइज विल बी द करेक्ट, डाइस की जो साइज है वो करेक्ट होती है। ये देखिए, ये देखिए, पंचिंग में यही तो मेन साइज है, होल का साइज, तो ये साइज देखिए, और ये डाई का साइज है, ये ब्लैंकिंग है, -2 करना पड़ रहा है, बता चुका हूं, इनको सब बता चुका हूं, फिर से करने की जरूरत नहीं। देखिए, अलाउंस दिए जाते हैं, कितना % क्लियरेंस दिया जाता है, सीट थिकनेस कितना दिया जाता है, सब ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर से करने। शियर ऑन पंच, रिड्यूस द शियरिंग फोर्स, शियरिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए शियर इज ग्राउंड ऑन द फोर्स द डाई और पंच द डिस्ट्रीब्यूटेड द कटिंग एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने पीछे बताया वही है। शियर ओनली रिड्यूस द मैक्सिमम फोर्स टू बी अप्लाइड बट टोटल वर्क डन रिमेन सेम, तो मैक्सिमम फोर्स है वो कम हो जाता है लेकिन वर्क डन सेम रहता। शियर कैन बी प्रोवाइडेड बोथ ऑन द डाई एंड द पंच, कहां कहां प्रोवाइड करेंगे पीछे लिखा चुका हूं, कहां कहां प्रोवाइड करेंगे, ब्लैंकिंग में कहां प्रोवाइड करेंगे बताया हूं, ठीक है। शियर रिड्यूस द फोर्स, टोटल वर्क विल विदाउट शियर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सब बता चुका हूं बच्चों, फिर से करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये बता चुका हूं मैं, ये बता चुका हूं मैं, ये देखिए शियर एंगल बता चुका हूं, ये टूट के कैसे गिरेगा बता चुका हूं, यहां सब बता चुका हूं, फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर से करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई, यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये सब बता चुका हूं, फिर से इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई मेरे बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब पंचिंग और ब्लैंकिंग मेरा यहां से खत्म हुआ, बाकी डीप ड्राइंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी कई ऑपरेशन है उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पाउडर मेटलर्जी पे चलेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसे वेल्डिंग कहते हैं, उसको भी जल्दी ही खत्म करेंगे, ठीक है, उसको भी जल्दी ही खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोका जाए, आज की क्लास को यहीं रोका जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर हो रही होंगी, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों। ये सब जो लिखा है ये बात की बात है, लिखा है मैंने पीपीटी में, आपको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन ये सब मैं आपको पहले बना करके अच्छे से समझा चुका हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आप सबको बहुत 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 अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं मेरे बच्चों, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।